हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एम एच अब्राम की ये पार्ट 3 होगा, है ना। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर जो आपके एम एच अब्राम से थी, और थियरी नहीं थी, क्वेश्चन था, क्योंकि थियरी से ही मैंने क्वेश्चन बना के आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किया है। तो हम यहाँ पे थियरी नहीं देखेंगे, जो आपके एम एच अब्राम से हम करा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, उसकी थियरी नहीं, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सब लोग पूछते हैं कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि मैम ये इसकी बुक क्या है। तो मैंने कितनी बार बताया, एम एच अब्राम से ही लिया गया है, बट ये है कि क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, वहाँ पे थियरी है एम एच अब्राम में और मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो जिस पे मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आज ये 3rd वीडियो होगी। और हमने फर्स्ट वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, अफेक्टिव फैलेसी पढ़ लिया था, है ना। पहली वाली वीडियो में अफेक्टिव फैलेसी वगैरह से रिलेटेड था, वो पढ़ लिया था। सेकेंड वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, सेकेंड वाली वीडियो में हमने वो क्या बोलते हैं, पैराबल पढ़ा था, फेबल पढ़ा था और एग्जाम्पलम पढ़ा था, प्रोवर्ब पढ़ा था। 4 चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी, है ना। क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ा था, लेकिन समझा था क्वेश्चन के ही थ्रू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये भी आपके एम एच अब्राम लिटरेरी टर्म्स का ही रहेगा। और ये एम एच अब्राम की एक सीरीज चल रही है जहाँ हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करा रहे हैं, ठीक है। जो उसमें टॉपिक वाइज है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत है, आप ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, लेकिन हम अल्फ़ाबेटिक वे में नहीं चलेंगे। हमारा जो इम्पोर्टेंट जो हमारा टर्म्स है उसमें उसके बेस्ड पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उसके बेस पे मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। आज ये 3rd वीडियो रहेगी और इसमें हम पढ़ेंगे आपका एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड अल्यूजन। तो यहाँ पे हम ये चारों को आज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं और विद हम समझ के चलेंगे कि क्या है ये, ठीक है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि जो अभी तैयारी करने वाले हैं जिनका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं यहाँ सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी करते चले आ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हुआ होगा। और रही बात प्रैक्टिस की, तो ये मस्ट है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पेड पीडीएफ है, तीनों पेड पीडीएफ है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। ये आपके टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये पीजीटी लेवल पे भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे इसके क्वेश्चन हैं। इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है। सिर्फ कितने में मिलेगा, 7-9 में मिलने वाला है, 79 रुपये में ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और सेकेंड पीडीएफ ये आपको 189 में मिलेगी। 4 राइटर को कवर किया गया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन ये कैसा रहेगा, ये 1 लाइनर टाइप रहेगा और ये एमसीक्यूज तो लिखा ही लिखा है। थर्ड जो है ये आपको 199 में मिलेगी, इसमें भी एमसीक्यूज ही है, लेकिन 4 राइटर को कवर किया गया है विद एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये याद रखना है, मतलब 4 राइटर को टॉपिक वाइज कवर किया गया है, लेकिन एमसीक्यूज के थ्रू अब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगी ये तीनों आपकी पीडीएफ, ठीक है। बुक फॉर्म में अभी नहीं है, हाँ फ्यूचर में ये बुक फॉर्म में आ सकती है अगर आप लोग का साथ मिला तो। अभी ये पीडीएफ फॉर्म में है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ओके। जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ पा सकता है। और टोटल अगर तीनों पीडीएफ किसी को चाहिए, वैसे तो सिंगल भी ले सकता है, जिसको तीनों पीडीएफ चाहिए 467 होगा, आफ्टर डिस्काउंट आपको 399 में मिल जाएगा तीनों पीडीएफ। और एक तो फ्री मिलती ही मिलती है पोइट्री और ड्रामा की। एंड ये वाली भी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी वालों के लिए है। जैसे कि मई में पेपर आपका टीजीटी का हो जाएगा, फिर 1 मंथ का एक गैप है, फिर जून में आपका पीजीटी वालों का होगा। तो मेरा मानना है जो पीजीटी वाले हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में फॉर्म अप फिलअप किया उन्होंने, तो पीजीटी वालों के लिए मस्ट है। बहुत अच्छा यहाँ से नॉलेज होगा, मतलब अगर आप ये पीडीएफ पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, 1 लाइनर है, 269 में आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी है। जो भी टीजीटी वाले हैं, जैसे 1 मंथ का टाइम आपको उधर मिलने वाला है, तो ये वाली पढ़ सकते हो 1 मंथ में। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझाया गया, सारे वर्क को कवर किया गया, तो हेल्पफुल ही करेगा। दिस विल इंक्रीज योर नॉलेज, यही कहूँगी। इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ओके। चलिए आज ज़्यादा अब भाषण हो गया है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम अलिट्रेशन को देखने वाले हैं। अलिट्रेशन क्या है, व्हाट इज़ अलिट्रेशन? अलिट्रेशन क्या है?
अलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटिशन होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का आपका रिपीटिशन होगा, या तो कोई अक्षर। अलिट्रेशन होता है जिसमें एक ही साउंड, एक ही अक्षर का रिपीटिशन लगातार होता है या पास पास के शब्दों में किया जाता है, इसे ही अलिट्रेशन कहते हैं। ये मेनली क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटिशन पर बेस्ड होता है, जो पोयम में हो सकता है आपको, जो पोयम में या कोई प्रोज में। किस लिए यूज़ किया जाता है अलिट्रेशन को? ताकि पोयम हो, पोयम में अलिट्रेशन का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि जो पोयम की लय है, रिदम है, और जो उसकी म्यूजिकलिटी है, यानी कि उसकी संगीतात्मक को बढ़ाता है। ठीक है, अलिट्रेशन का यूज़ कब किया जाता था? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में किया जाता था। वहाँ के राइटर ने अलिट्रेशन का यूज़ इसीलिए किया ताकि जो पोयम का लयबद्ध तरीका है, मतलब पोयम कैसी लगी, मतलब लयबद्ध, मतलब रिदम उसका अच्छा हो। ठीक है, उसकी रिदम अच्छी हो, उसकी जो संगीतात्मक चीज़ें हैं, म्यूजिकलिटी अच्छी हो, वो एक इफेक्टिवनेस हो। अगर अलिट्रेशन का यूज़ है किसी पोयम में तो कैसी लगेगी? रिदमिक लगेगी, म्यूजिकलिटी लगेगी, इफेक्टिवनेस लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन क्या है पूछा जा रहा है? वाउल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, या फिर वर्ड एंडिंग है, या फिर फ्रेज का रिपीटिशन है। तो हम सभी को पता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, यानी कि आपके देखा जाएगा तो एक ही साउंड या एक ही अक्षर लेटर का भी होता है। ठीक है, साउंड का भी रिपीटिशन होगा या लेटर का रिपीटिशन होगा। कहाँ पे? इनिशियल में। इनिशियल मतलब शुरुआत में आपको मिलेगा, वो अलिट्रेशन हो गया। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे हमको कॉन्सोनेंस भी पढ़ना है, असोनेंस भी पढ़ना है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये इनिशियल आता है, स्टार्ट में आता है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको ये दिख जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड या फिर एक ही लेटर बार बार आया हुआ, या एक कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं वो बार बार आया। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला पेटर, पाइपर, पिग्ड। ठीक है, आ, पिक, ऑफ, पिकल्ड। ये ट्विस्टर है ना, टंग ट्विस्टर टाइप का। पेपर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह, ये क्या है? अलिट्रेशन है। यहाँ पे किसका साउंड बार बार आ रहा है? एक तो पा का आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी 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 पी, वो जो लेटर है, लेटर का भी रिपीटिशन हो रहा है बार बार। और कहाँ हो रहा है? इनिशियल में, शुरुआत में ही हो रहा है। तो ये हो गया आपका अलिट्रेशन। ठीक है, ये हो गया अलिट्रेशन, तो ये याद रखना है। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड का होगा या फिर कोई लेटर आएगा जो शुरुआत में ही बार बार उसकी पुनरावृत्ति होगी, रिपीटिशन होगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे अलिट्रेशन से लेके सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा अलिट्रेशन से कोई भी क्वेश्चन हो। इन ओल्ड इंग्लिश अलिट्रेटिव मीटर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस ऑफ द वर्ड्स लाइन? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश की जो आपकी वर्ड्स लाइन थी, काव्य रचना में मुख्य रूप से किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? मतलब जो ओल्ड इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, उस समय के जो राइटर थे वो अपने पोयम में मुख्य रूप से क्या यूज़ करते थे? राइम, मीटर, या अलिट्रेशन, या इंजाइममेंट? ये बताना है क्या यूज़ करते थे। तो जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था ना, वो मुख्य रूप से अपने पोयम में अलिट्रेशन को यूज़ करते थे। ठीक है, ये याद रखना है, अलिट्रेशन को यूज। और ये जो फॉर्म होता था अलिट्रेशन का, ये हर लाइन के 2 भागों में डिवाइड करता था। इसमें जो आपकी सिमिलर एकदम साउंड का रिपीटिशन होता था। और इस प्रकार का जो आपका मीटर है, ये उस समय की महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं के लिए फेमस थी, जैसे कि बीवुल्फ वगैरह में आपका अलिट्रेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है, यानी कि अपने इतना याद रखना है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में अलिट्रेशन का यूज़ करते थे पोएट्स अपने पोयम में। क्यों करते थे? तो ये भी जान लो क्यों करते थे, ताकि पोयम की जो लयबद्ध है, लय, और उसका जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो म्यूजिकलिटी है, संगीतात्मक है, मधुर है, ये सारी चीज़ें बनी रहें, अच्छा लगे पढ़ने में, रीडर को भी पढ़ने में अच्छा लगे, इसलिए अलिट्रेशन का यूज़ करते थे लोग। ठीक है, वही सब, मतलब जो चीज़ें हैं, वर्ड हैं, वो बार बार एक साथ बार बार आए, रिपीट हो, तो इससे क्या होती है? पोयम की जो पोयम रिदमिक हो जाती है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डिवाइड्स ईच लाइन इन ओल्ड इंग्लिश अलिट्रेटिव मीटर?
नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, ओल्ड इंग्लिश अलिटरेटिव मीटर में हर लाइन को कौन डिवाइड करता है, इंजैम्बमेंट करता है कि सेजुरा, इसको कैजुरा या सेजुरा पढ़ते हैं, राइम या एपस्ट्रॉफी। तो ओल्ड इंग्लिश अलिटरेटिव मीटर में प्रत्येक लाइन को डिवाइड कौन करता है, तो ये याद रखना है सेजुरा। ठीक है, जब ओल्ड इंग्लिश अलिटरेटिव मीटर में हर लाइन में क्या होता है, एक सेजुरा होता है, ये एक विभाजक होता है जो क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये आमतौर पर एक विराम होता है, एक फुल स्टॉप होता है। ठीक है, जो सेंटेंस में एक पॉज होता है, पॉज के लिए यूज़ किया जाता है, जो पढ़ने के लिए अगर कोई रीडर उसको पढ़ रहा है पोयम को, तो वहाँ पे क्या हो जाए, उसकी लय टूट जाती है वहाँ पे। जैसे पोयम हम पढ़ रहे हैं तो एक सेजुरा आ गया, एक रुकाव आ गया, एक ठहराव आ गया, तो वहाँ पे रीडर क्या हो जाता है, उसकी लय टूट जाती है। लय को ही कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है और कविता की जो प्रभावशीलता है, जो उसकी इफेक्टिवनेस, उसको बढ़ाता है। लाइक बीवुल्फ में लाइनों में ये, अब बीवुल्फ उठा लो अगर पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चिन्ह आपको दिखते हैं, सेजुरा वगैरह। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग, सॉरी अगला जो क्वेश्चन है, विच पोयम कॉन्टिन्यू द यूज़ ऑफ अलिटरेटिव मीटर इन मिडिल इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मिडिल इंग्लिश में किस पोयम ने अलिटरेटिव मीटर की परंपरा को जारी रखा। यानी कि मैंने कहा ओल्ड इंग्लिश में अलिट्रेशन को यूज़ किया गया था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो पोएट थे, जो राइटर थे उस समय के, उन्होंने अपनी पोएम में अलिट्रेशन का यूज़ किया, अलिटरेटिव मीटर का यूज़ किया। लेकिन यही परंपरा मिडिल इंग्लिश तक चली आई। तो किस पोएम ने यही परंपरा को जारी रखा, कि मिडिल इंग्लिश के कुछ राइटर ने भी इसी परंपरा को जारी रखा, यूज़ किया अपने पोएम में, अपने वर्क में। तो वो कैंटरबरी टेल्स था, कि पियर्स प्लोमैन था, बीवुल्फ था, कि फेरी क्वीन था, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका पियर्स प्लोमैन है, ये किसका है, ये आपके 14th सेंचुरी के एक राइटर थे, उनका नाम था विलियम लैंगलैंड। ठीक है, आगे होगा क्वेश्चन, विलियम लैंगलैंड इनका था। ठीक है, ये इन्हीं का वर्क है, विलियम लैंगलैंड का। ये उसी समय के थे जब आपके जेफरी चौसर थे, उसी समय के ये भी थे, विलियम लैंगलैंड भी थे, जेफरी चौसर थे 14th सेंचुरी के। तो ये पियर्स प्लोमैन ही है। ये एक पोयम थी जो मिडिल इंग्लिश में अलिटरेटिव मीटर की परंपरा को बनाए रखा। इसमें भी ये जो पियर्स प्लोमैन है ना, ये भी अलिट्रेशन वे में लिखा है, एक अलिटरेटिव मीटर यूज़ हुआ है, यानी कि अलिट्रेशन इसमें यूज़ हुआ है, विलियम लैंगलैंड ने इसका यूज़ किया है। और ये पोयम 14th सेंचुरी में लिखी गई थी। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है इस पोयम में, तो सामाजिक जो सोशल इंजस्टिस है, जो मोरालिटी है और रिलीजियस के थीम पर प्रकाश डालता है पूरी तरह से। तो इस पोयम में अलिट्रेशन का उपयोग इसे पुरानी यानी कि ओल्ड इंग्लिश पोयम की शैली से जोड़ता है। तो ओल्ड इंग्लिश की जो पोयम होती थी वो उसमें अलिट्रेशन यूज़ होता था, वही यूज़ इसमें भी पियर्स प्लोमैन में भी हुआ है, लैंगलैंड ने यूज़ किया है। तो यानी कि ये ओल्ड इंग्लिश की परंपरा को जारी रखा है ये पोयम, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक एक क्वेश्चन वहीं से है, एम.एच. अब्राहम से है, मैंने बनाए हैं एक एक क्वेश्चन थियरी से निकाल के। हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन। पियर्स प्लोमैन का ऑथर कौन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है, जैसे मैंने भी बताया विलियम लैंगलैंड। ठीक है, यही थे, विलियम लैंगलैंड ही थे। इन्होंने इस पोयम में तत्कालीन समाज की जो नैतिक है, धार्मिक है, उसकी आलोचना भी की है। यानी कि उस समय का जो समाज रहा होगा, उसकी जो नैतिक रही होगी, मतलब नैतिकता रही होगी, उस समय की जो सामाजिक जो स्थिति रही होगी, उसके बारे में इन्होंने अपनी इस पोयम में क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ मीटर इज़ यूज्ड इन द ओपनिंग लाइन ऑफ पियर्स प्लोमैन। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पियर्स प्लोमैन की जो ओपनिंग लाइन है वो किस मीटर से शुरू होता है, किस टाइप की मीटर यूज़ किया गया, सॉरी पियर्स प्लोमैन की जो ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन में किस टाइप की मीटर का यूज़ किया गया है। अभी हमने पढ़ा कि ये ओल्ड इंग्लिश की परंपरा को जारी रख रहा है पियर्स प्लोमैन, ये कविता है, विलियम लैंगलैंड ने इनको यूज़ किया, ओल्ड इंग्लिश अलिटरेटिव मीटर में लिखा जाता था, वही चीज़ आपके 14th सेंचुरी के राइटर विलियम लैंगलैंड में यूज़ किया अपने वर्क में, अपनी पोयम में। तो यहाँ पे आपका अलिटरेटिव मीटर हो जाएगा। ओके, याद रखना है। इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो अलिटरेटिव मीटर में लिखी गई है, अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। क्यों? जिसमें कविता की लय को बनाए रखने के लिए कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन किया जाता है, वही हो गया आपका अलिटरेटिव मीटर। क्यों किया जाता है? ताकि कविता की जो लय है वो बनी रहे
और ये जो फॉर्म है ये ओल्ड इंग्लिश पोएम से ही ली गई है और इसे मिडिल इंग्लिश के कुछ जो फेमस राइटर हैं, प्रोमिनेंट राइटर ने यूज़ किया है, अपनाया है इसी परंपरा को, या बोल सकते हो इसी स्ट्रक्चर को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, इन लेटर इंग्लिश वर्सिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे अब मॉडर्न की बात हो रही है। अलिट्रेशन इज यूज्ड फॉर, जो आधुनिक अंग्रेजी कविता में अलिट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या है। जो बाद के इंग्लिश वर्सिफिकेशन जब हुआ, यानी कि आधुनिक अंग्रेजी जब कविता आई, तो वहाँ पे अलिट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या रहा। राइम स्कीम था कि इन्हेंसिंग रीडेबिलिटी था कि स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट था। वहाँ पे भी लोगों ने अलिट्रेशन का यूज़ किया, लेकिन क्या था उसका यूज़, किस लिए किया था उन्होंने, डिवाइडिंग द वर्ड लाइन क्या था। तो ये याद रखना है आपने कि जो आधुनिक कविता थी, जो मॉडर्न पोएम थी, अलिट्रेशन का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया गया, ताकि स्टाइलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए, ताकि इसलिए यूज़ किया जाता था, ताकि स्टाइलिस्टिक इफेक्ट पैदा करने के लिए किया जाता था, ताकि जो कविता है ना वो बहुत, जब आप अलिट्रेशन को यूज़ करोगे, अलिट्रेटिव मीटर को यूज़ करोगे ना, तो जो कविता हो जाएगी वो रिदमिक हो जाएगी। ये याद रखना, मैं लिख दे रही हूँ, वो क्या हो जाएगी, रिदमिक हो जाएगी। यानी कि रिदमिक मतलब लयबद्ध हो जाएगी, और कविता में क्या हो जाएगा, इम्पैक्टफुल हो जाएगी कविता। इम्पैक्टफुल यानी कि इम्पैक्टफुल मतलब प्रभावशाली हो जाएगी अगर आप एलिट्रेटिव मीटर का यूज़ कर रहे हो तो। और कैसी हो जाएगी, मेलोडियस हो जाएगी, यानी कि पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा हमको कविता को। इस तरह बार बार अगर किसी चीज़ की रिपीटिशन होती है तो अच्छा लगता है ना, एक दूसरे से बार बार रिपीटिशन होती है तो मेलोडियस हो जाएगी। ये रीज़न था अलिट्रेशन में लिखने का कारण था। तो अलिट्रेशन में अगर कोई राइटर अलिट्रेटिव मीटर में अपनी पोएम लिखता है तो अलिट्रेटिव अगर लिखा गया है तो इसलिए लिखा जाता था, ताकि रिदमिक हो जाए पोइट्री और इम्पैक्टफुल हो जाए, मेलोडियस हो जाए। 3 चीज़ें हैं, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका, विच कॉन्सोनेंट आर अलिट्रेटेड इन शेक्सपियर सोनेट 30। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर की जो सोनेट 30 में कौन सा वो आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड अलिट्रेशन के रूप में यूज़ हुआ है, कौन सा वो कॉन्सोनेंट साउंड है जो अलिट्रेटिव यानी कि अलिट्रेशन के रूप में यूज़ हुआ है शेक्सपियर के सोनेट 30 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने याद रखना, उसमें लाइनें होंगी ऐसी, सोनेट 30 में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो आपके एक कॉन्सोनेंट साउंड अलिट्रेशन के रूप में यूज़ हुए। वो लाइनें कौन सी होंगी, या तो आपका STHW, ये करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। ये जो पोएम है ना सोनेट 30, इसमें STH और W इसका अपने साउंड का अलिट्रेशन के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये जो साउंड है ना, ये पोएम में एक विशेष लय और प्रभाव जोड़ती है, जिससे रीडर पर गहरी छाप पड़ती है, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी टर्म डिस्क्राइब द रिपीटिशन ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट विद अ चेंज इन द इंटरवेनिंग वाउल। इसका बताना है क्या होगा, 1 मिनट। इसका बताना है क्या होगा जब 2 या 2 से अधिक आपका कॉन्सोनेंट साउंड दोहराई जाती है, यानी कि एक बार नहीं, 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड दोहराई जाती है, लेकिन कहाँ पे, बीच में दोहराई जाती है। इंटरवीविंग वाउल यानी कि बीच में स्वर बदल दी जाती है, बीच में जो वाउल है उसको बदल दिया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे। 2 या 2 से अधिक आपकी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा और वो आपके मिडिल में होगा, ये याद रखना है, मिडिल में होगा या तो आपके एंड में होगा, वर्ड के बीच में होगा या तो वर्ड के अंत में होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन। तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन, असोनेंस, कॉन्सोनेंट, इंजैममेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब भी उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस कब होता है, जब रिपीटिशन मिडिल में होती है और एंड में होती है। आपका अलिट्रेशन तो कब होता है, ये याद रखना है, अलिट्रेशन जो होता है वो तो शुरुआत में होता है, उसकी जो रिपीटिशन होती है, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है या कोई अक्षर की रिपीटिशन होती है, शुरुआत में होती है बार बार। लेकिन कॉन्सोनेंस जो होता है इसकी रिपीटिशन मिडिल में या तो एंड में होती है, वर्ड शब्द के बीच में या तो अंत में। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके,
जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना पीटर पैटर वाला, अभी ऊपर हमने उसका एग्जाम्पल लिया था लिटरेशन का, पीटर पाइपर ऐसे पैक्ड। तो उसमें जो आपका देखिए, जैसे पीटर ही उठा लो, पीटर, उसके बाद आपका पैटर, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें देखिए कहाँ पे आपका ये कॉन्सोनेंट, अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, ये आपका कॉन्सोनेंस हो जाएगा। कहाँ पे आया है आपका, इसमें टी और आर की साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, टी और आर। देखिए यहाँ पे जो टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो ये आपका हो जाता है कॉन्सोनेंस। ठीक है, कॉन्सोनेंस हो गया। यहाँ पे देखिए टी का आ रहा है, यहाँ पे आपके आर का आ रहा है, तो बीच में हुआ कि नहीं, वर्ड के बीच में आएगा या तो वर्ड के अंत में आएगा, इसकी रिपीटिशन होगी, वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। लेकिन अगर पूरा जैसे पूछा गया था पीटर वाला अभी, है ना, क्या था वो आपका, पेटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये वाला पेटर वाला। उसके बाद आप देख सकते हो पाइपर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो पेक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो ये आपका लिटरेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है, और साउंड का भी आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये कॉन्सोनेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो है, एक मिनट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच पोएम बाय W.H. ऑर्डन मेक्स प्रोमिनेंट यूज ऑफ कॉन्सोनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, एक सेकेंड जस्ट, ओके चलिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो W.H. ऑर्डन है, जो उनकी किस पोयम में कॉन्सोनेंस की प्रमुखता से उपयोग किया गया है, प्रोमिनेंट यूज़ किया गया है किसका, कॉन्सोनेंस का। W.H. ऑर्डन की वो कौन सी पोयम है जिसमें कॉन्सोनेंस का यूज़ किया गया है। फ्यूनरल ब्लू है, कि ओ वेयर आर यू गोइंग, कि सितंबर 1, 1939, या शील्ड ऑफ एक्किलीज, बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, उनकी जो पोयम है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ओ वेयर आर यू गोइंग। ये पोयम है इनकी, किनकी, W.H. ऑर्डन की। ठीक है, इसमें इन्होंने प्रोमिनेंटली कॉन्सोनेंस का यूज़ किया है। इस पोयम में जो साउंड है ना, साउंड की रिपीटिशन हुई है ताकि रीडर की संवेदनाओं और कविता के भाव को प्रबल करती है। इसमें साउंड की रिपीटिशन हुई है, और भी बीच में हुई है, अंत में, वो याद रखना है। स्टार्टिंग नहीं होगा, स्टार्टिंग आपका एलिट्रेशन ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूछा था वहाँ पे, वो अभी हम समझेंगे, उसमें आ जाएगा वो आपका एसोनेंस में आ जाता है, तो वो हम समझेंगे। What is the repetition of identical or similar vowels in stress syllable called? अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि what is the repetition of identical या similar vowels in stress syllable called, उसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस, असोनेंस, एलिट्रेशन या राइम। ठीक है, यानी कि जब समान या मिलती जुलती वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब समान वाउल हो या फिर उससे मिलती जुलती वाउल की जो रिपीटिशन होती है उसे क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे वाउल का पूछा है तो ऑब्वियसली आप लोग असोनेंस पे जाएंगे, कॉन्सोनेंट की बात हो नहीं रही कि कंफ्यूज रहेंगे, एलिट्रेशन की कॉन्सोनेंस। वाउल की बात हो रही है, वाउल साउंड की रिपीटिशन हो रही है तो असोनेंस में जाएंगे। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं, शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों में समान वाउल साउंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब दो या दो से अधिक आपके वाउल साउंड मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, शब्दों में ही मिलेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया द रेन, क्या हो रहा है, एक मिनट, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं द रेन। ठीक है, द रेन इन, उसके बाद स्पेन। ठीक है, स्पेन, स्टेज एंड, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, क्या हो गया है, मेनली, चलिए मेनली एंड इन द प्लेन। ओके,
प्लेन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे आप खुद ही देखिए कहाँ पे वाउल साउंड की रिपीटिशन हो रही है बार बार, ठीक है, सेम ही हो रही है, समान समान मतलब एकदम सिमिलर वाउल साउंड की रिपीटिशन होगी, सिमिलर ही। कभी कभी वर्ड में क्या हो जाएगा, वर्ड में एक वर्ड है और दूसरे वर्ड दोनों में सेम सेम एकदम वाउल साउंड की रिपीटिशन होगी। जैसे हमने कहा अलोन अलोन, फिर अलोन अलोन, फिर आपका अलोन अलोन। अब यहाँ पे ए का जो ये तो अक्षर हो गया, रिपीटिशन हो रही है, साउंड भी निकल रहा है, आ का साउंड भी निकल रहा है और अक्षर भी आ रहा। तो ये शुरुआत में है, तो यहाँ पे आपके एग्जाम में आया भी था, असोनेंस भी था, अलिट्रेशन भी था। तो आपने अलिट्रेशन पे जवाब दिया होगा, आयोग ने भी माना था अलिट्रेशन, और सही भी था अलिट्रेशन, क्योंकि उन्होंने साउंड को नहीं देखा, उन्होंने जो अक्षर बार बार रिपीटिशन हुई है शुरुआत में इसी को देखा, और वहाँ पे आपका अलिट्रेशन ही करेक्ट था। अगर अलिट्रेशन वहाँ पे नहीं होता एग्जाम्पल में तो असोनेंस करेक्ट हो सकता था, ठीक है, तो आयोग ने माना। उसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सिमिलर वाउल साउंड की रिपीटिशन कहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं ए आई, अच्छा मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, ए आई, यहाँ पे भी ए आई, यहाँ पे भी ए आई, यहाँ पे भी ए आई। हुआ कि नहीं, ये दोनों वाउल भी हैं, वाउल है कि नहीं, ये दोनों, ये सभी वाउल हैं जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है। तो ये वाउल की साउंड रिपीट हो रही है कि नहीं, और सेम है, ये सेम भी हैं, तो होता है वही होता है असोनेंस। ध्यान रखना है, यहाँ पे ए आई जो है ना, इसकी रिपीटिशन बार बार हो रही है, और ए आई आपका वाउल भी है और साउंड भी निकलेगा, आ करके साउंड भी निकलेगा ना, तो वहाँ पे भी आपका वाउल भी साउंड निकल रहा है, आपका अक्षर भी देखा जाए तो वो भी साउंड मतलब वाउल है, और देखा जाए तो सेम सेम आपकी जो वाउल साउंड है उसकी रिपीटिशन सेम सेम है, ए आई है, ए आई ए आई ए आई है। तो ये हो गया असोनेंस, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों में समान वाउल साउंड का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है वाउल साउंड, उसे ही कहा जाता है असोनेंस। आई होप समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच लाइन एग्जाम्पलीफाइज असोनेंस इन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में कौन सी लाइन है जो असोनेंस का एक उदाहरण है। इन्होंने असोनेंस का यूज़ किया है किड्स ने, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में, वो उस लाइन में इन्होंने असोनेंस का यूज़ किया है, तो वो कौन सी लाइन है ये बताना है, ठीक है। ये पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सभी के लिए भाई, अब ये जो आपकी लिटरेरी टर्म्स वगैरह है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एमएच अब्राम्स किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अगर आप लाइन जानेंगे तो ये हो जाएगा, दाउ स्टिल एंड राइविस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, इस लाइन में, ठीक है, ये लाइन में इन्होंने यूज़ किया है किसका, असोनेंस। अब आप लोग फाइंड आउट खुद ही कर सकते हो या तो मैं बताऊँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप फाइंड आउट कर सकें कहाँ पे यूज़ है, बार बार सेम अक्षर आ रहा है, मतलब सेम आपका वाउल साउंड की रिपीटिशन कहाँ हो रही है, सेम हो रही है, एक वर्ड में, दूसरे वर्ड में, तीसरे वर्ड में सेम एक ही वाउल साउंड की रिपीटिशन हो रही है, और सेम है दोनों, दो से अधिक है। अब देखिए यहाँ पे आई है आपका, फिर आई, फिर आई, फिर आई। अभी इस लाइन में ना सिर्फ आई की रिपीटिशन हो रही है, बीच में ही है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आई की रिपीटिशन हो रही है, जो असोनेंस का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो वाउल है, वाउल को मतलब वाउल की रिपीटिशन पोयम को क्या करती है, बहुत अधिक संगीतमय बना देती है, प्रभावमयी बना देती है, यानी कि फ्लुएंसी बना देती है, फ्लुएंट बना देती है। तो यहाँ पे देखिए आई का रिपीटिशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका, विच मिडिल इंग्लिश पोएम इज़ नोन फॉर यूजिंग अलिटरेटिव मीटर। तो वो मिडिल इंग्लिश की कौन सी पोएम है जो अलिटरेटिव मीटर के यूज़ के लिए जानी जाती है, यानी कि अलिटरेशन उसमें यूज़ हुआ है उसके लिए जानी जाती है, वो फेमस है, अलिटरेटिव मीटर के लिए ही फेमस है। कौन सी वो मिडिल इंग्लिश पीरियड की पोएम है, तो सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट की कैंटरबरी टेल्स, डिवाइन कॉमेडी, पैराडाइज लॉस्ट। तो आपकी ए करेक्ट हो जाएगा, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। ये जो पोयम है ये मिडिल इंग्लिश में अलिटरेटिव मैटर के लिए फेमस है। ये एक शेवरली और रोमांस पर पूरी तरह से बेस्ड एक एपिक पोयम है, जिसमें करेज, रिस्पेक्ट और जो आपकी परीक्षा की थीम को दर्शाया गया। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अलिट्रेशन इन पोइट्री।
पोइट्री में अलिट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने अभी ऊपर ही बताया है कि अगर कोई पोयम अगर कोई पोएट या राइटर पोएट अपनी पोइट्री में अलिट्रेशन का यूज़ करता है तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं, क्या प्रभाव होता है? टू क्रिएट राइम, कि टू कंफ्यूज द रीडर, मतलब राइम क्रिएट करता है? बिल्कुल नहीं। कि रीडर को कंफ्यूज करता? नहीं भाई, रीडर को तो मज़ा आता है जब आपको अलिट्रेशन यूज़ रहेगा। रीइंफोर्स मीनिंग एंड टोन, कि टू ब्रेक द फ्लो ऑफ रीडिंग, क्या करता है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टू रीइंफोर्स मीनिंग एंड टोन। अगर कोई पोएट पोइट्री में अलिट्रेशन का यूज़ होता है तो कविता की जो लय है, कविता की रिदम और उसका जो स्वर प्रभाव यानी कि टोन को मजबूत करता है। यानी कि कविता अगर उसमें अलिट्रेशन यूज़ है तो वो पोयम आपकी अधिक प्रभावशाली हो जाएगी और रीडर के ध्यान को क्या करेगी, और आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अगर वो अलिट्रेटिव मीटर यूज़ है तो उस पोयम में, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको भी, जैसे कि द फेयर, अभी समझ में आ जाएगा अलिट्रेटिव मीटर का क्या प्रभाव है। द फेयर ब्रीज ब्लू, ठीक है, उसके बाद कॉमा कर दिया जाएगा। द वाइट फोम फ्लू, द वाइट फोम फ्लू, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो बी आया है, बी फिर आपका जो एफ आया है, एफ, इसकी साउंड का रिपीटिशन हुआ है कि नहीं? रिपीटिशन हुआ है, लेकिन हम बोल कैसे रहे? द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू। ये बार बार बी का यहाँ पे भी रिपीटिशन हुआ है, यहाँ पे भी एफ का रिपीटिशन हुआ है। तो ये क्या बना रहा है? एक लयबद्ध प्रभाव पैदा कर रहा है कि नहीं? एक रिदमिक इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं आपके ऊपर? फेयर ब्रीज ब्लू, वाइट फोम फ्लू, अच्छा भी लग रहा पढ़ने में। तो ये यूज़ होता है लिटरेशन का पोइट्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ रिपीटेशन इज़ यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा यहाँ पे आपका अलिट्रेशन यूज़ हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। असोनेंस हो सकता है ना वहाँ पे। खैर, व्हाट टाइप ऑफ रिपीटेशन इज़ यूज्ड इन द फ्रेज लिव लव। अब लिव लव में किस टाइप के रिपीटेशन को यूज़ हुआ है, यहाँ पे पूछा ही गया है। लिव लव में आपका असोनेंस यूज़ है कि अलिट्रेशन यूज़ है? इतना पता है कि अलिट्रेटिव मूड में लिखा गया है, अलिट्रेटिव मीटर में लिखा गया है, लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है, कैटेगराइज किया गया है कि किस मीटर में लिखा गया है, किस टाइप की रिपीटिशन है ये। असोनेंस है, अलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, एंजाइममेंट तो हम कट ही कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम तीनों ही पढ़ रहे हैं बस। लिव लव में आप खुद बताएंगे यहाँ पे कौन सी मीटर, मतलब किस टाइप का रिपीटेशन है ये लिव लव में, ठीक है। अगर हम देखें ना तो यहाँ पे आपका दोनों ही आ सकता है, जैसे कि लिव, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लिव और लव है ना, तो एक तो आपका एल आ रहा है, ये तो शुरुआत में हो गया, बीच में आपका वी आ रहा है और अंत में ई भी आ रहा है, तो बीच और एंड का भी आ रहा है यहाँ पे, और शुरुआत में एल भी आ रहा है। अलिट्रेशन हो सकता है, बट यहाँ पे हम कॉन्सोनेंस जाएंगे, कॉन्सोनेंस यूज़ है, क्योंकि वी का आपका बार बार साउंड आ रहा है, एल का भी आ रहा है, और वी का जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो समान है, ठीक है। जबकि अच्छा, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, एक मिनट, लव, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, ठीक है। जैसे एल देखिए, साउंड भी एल निकल रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे वी दोनों का साउंड निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है वो थोड़ा अलग है, ई का थोड़ा अलग है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये कॉन्सोनेंस हो जाएगा, ठीक है, लिव लव में, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वहाँ पे अब ख़त्म हो गया आपका एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड असोनेंस फिनिश हो गया है। तो अगर पूछा जाए कोई भी अगर आता, देखिए अलिट्रेशन अगर आपका असोनेंस भी है और आपका नहीं कॉन्सोनेंस है, अलिट्रेशन है, तो आप ज़्यादातर जाओगे बीच में, अगर रिपीटिशन हो रही है तो आप कॉन्सोनेंस पे जा सकते हो। शुरुआत में ही हो रही है रिपीटिशन,
साउंड का रिपीटिशन हो रहा है या अक्षर का रिपीटिशन, तो आप अलिट्रेशन पे जाओगे। अलिट्रेशन अगर है तो अलिट्रेशन पे जाओगे। आप सबसे ज़्यादा मार्क कहाँ खाओगे? असोनेंस और अलिट्रेशन में। जैसे कि लास्ट ईयर पूछा भी था 2021 में, अलोन अलोन वाला, अलोन अलोन, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपका अलिट्रेशन भी था, असोनेंस भी था। कितने बच्चों ने असोनेंस भी लगा के आए होंगे? क्योंकि वहाँ पे आपके वाउल का भी हो रहा है, वाउल का भी हो रहा है आपके, तो असोनेंस ही होगा। ओ का भी हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, शुरुआत में देख सकते हो ए का रिपीटिशन हो रहा है, ये तो अक्षर हो गया, तो इसी का लेके अलिट्रेशन माना गया था। खैर सही था अलिट्रेशन, अगर अलिट्रेशन ना होता तो असोनेंस करेक्ट हो जाता, तो ये ध्यान रखना है। खैर वहाँ पे अब फिनिश होता है। यहाँ से हम पढ़ेंगे अल्यूज़न क्या होता है। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। अल्यूज़न क्या होता है मैंने समझाया था ना, अभी मैंने जल्दी एक वीडियो डाला था मिल्टन का ना, जिसमें मैंने एल एलिग्रो पढ़ाया है। मतलब एल एलिग्रो से ही आपका क्वेश्चन है, एल एलिग्रो से अभी समझा दे रही हूँ कि अल्यूज़न होता क्या है। एल एलिग्रो, उसमें हमने एल एलिग्रो में मिल्टन ने फेयरी मैप का यूज़ किया है। फेयरी मैप या फेयरी मैप, इनका यूज़ उन्होंने किया है अपनी पोयम में, ठीक है। ये वर्ड आपका डिट्टो आया है वहाँ पे, फेयरी मैप आया है। और जब हम ये पढ़े हैं ना, तो हमको किसकी याद आ गई? शेक्सपियर की याद आ गई। शेक्सपियर का उल्लेख मिलता है, शेक्सपियर का वर्क उठा लो, फेयरी मैप, यानी कि रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में भी ये फेयरी मैप आया है। किसने? मर्किशियो का एक मोनोलॉग है, डायलॉग है, उसमें उन्होंने फेयरी मैप के बारे में बताया है। तो यानी कि इसका रेफरेंस हमें कहाँ पहले मिलता है? पहले किसने यूज़ किया? शेक्सपियर ने। बाद में मिल्टन ने अपने वर्क में फेयरी मैप ले लिया, यानी कि मिल्टन को कुछ अच्छा लगा होगा, तभी तो वो फेयरी मैप को वहाँ से उठा के अपने वर्क में ले लिया। तो ये होता है अल्यूज़न, ठीक है। हम चीज़ों को जोड़ लेते हैं, रीडर जो होते हैं वो चीज़ों को जोड़ लेते हैं कि हाँ फेयरी मैप मैंने कहाँ पढ़ा था? शेक्सपियर के वर्क में। सबसे पहले शेक्सपियर ही तो आए थे, बाद में मिल्टन आए थे, तो मिल्टन ने ये उठाया होगा वहाँ से। और एक और आपका आता है, और क्या था? चेकर्ड शेड करके, है ना, मैंने पढ़ाया था, चेकर्ड शेड करके ऐसे कुछ था। चेकर्ड शेड मिल्टन ने एल एलिग्रो में यूज़ किया है। और जब हमने इसको पढ़ा तो हमें किसकी याद आई? शेक्सपियर के टाइटस एंडोनिकस की याद आई। टाइटस एंडोनिकस में शेक्सपियर ने भी चेकर्ड शैडो का यूज़ किया है, तो वहाँ से मिल्टन ने उठा के इस पोयम में, अपनी पोयम में ले लिया एल एलिग्रो में, चेकर्ड शैडो। वहाँ पे टमोरा बोलती है, टमोरा उसका जो प्रेमी है, मोरिस लवर है, एरोन, दोनों जब मिलते हैं उस चेकर्ड शैडो में मिलते हैं, तो वहाँ पे शेक्सपियर ने उसके लिए यूज़ किया है चेकर्ड शैडो, तो वहाँ से उठा के इन्होंने अपने एल एलिग्रो में लिया है। तो ये हो गया अल्यूज़न, उल्लेख देना। समझ में आ गया होगा? नहीं समझे तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू अब समझेंगे, ठीक है। हम उस पर नहीं जाएंगे कि अल्यूज़न क्या होता है। जैसे कि अगर वैसे देखा जाए, इसका एक डेफिनेशन देख लिया जाए, अल्यूज़न किसी अन्य काव्य या कोई साहित्यिक वर्क हो गया, या कोई ऐतिहासिक घटना हो गई, या व्यक्ति का परोक्ष संदर्भ होता है, यानी कि पासिंग रेफरेंस होता है, डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होता। इसमें राइटर क्या करता है? किसी विशेष संदर्भ का उल्लेख करता है, जो उसको पसंद रहेगा वहाँ से उठा के वो अपने वर्क में ले लेगा, लेकिन वो सीधे तौर पर उसे नहीं बताता है। तो ये क्या हो गया? एक संक्षिप्त संदर्भ होता है, जो लेखक और जो राइटर और रीडर के बीच एक साझा ज्ञान पर आधारित होता है। राइटर को भी पता रहता है, रीडर को भी पता रहता है। तो अल्यूज़न क्या है? एक पासिंग रेफरेंस है। और भी हम समझ लेते हैं, पहले मैं अल्यूज़न को समझा लूँगी ताकि आपको फिर कन्फ्यूज़न ना हो। अल्यूज़न क्या होता है? अल्यूज़न को हिंदी में क्या बोलेंगे? उल्लेख, उल्लेख बोलेंगे अल्यूज़न को। अच्छा, हमने टी.एस. एलियट, जो आप पढ़ोगे उसी का एग्जाम्पल दूंगी। टी.एस. एलियट का एक वर्क है, क्या नाम है उनका? फेमस वर्क है द वेस्टलैंड। अभी समझ में आ जाएगा, द वेस्टलैंड। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि मैंने वीडियो को पॉज करके लिखा था ताकि आपका ये टाइम बढ़े ना। यहाँ पे मुझे समझाना ये था कि टी.एस. एलियट ने द वेस्टलैंड में 5th पार्ट का एक लाइन है, व्हाट द थंडर शेड में। 5th पार्ट था, 5वां भाग था उसमें, जिसका 5वां भाग था क्या था? व्हाट द थंडर शेड में टी.एस. एलियट ने एक लाइन का यूज़ किया है। वो लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन थी, दोज आर पल्स, यहीं पे थी ये वाली लाइन, दोज आर, ठीक है, ये वाली लाइन थी, दोज आर पल्स दैट वर हिज आइज।
ये टी.एस. इलियट ने अपने वेस्टलैंड के 5वां भाग जो है व्हाट द थंडर शेड में ये लाइन उन्होंने ली है। ठीक है, ये लाइन आपको देखने को मिलेगी और जब ये लाइन आप पढ़ोगे ना तो आपको किसकी याद आएगी, शेक्सपियर की टेम्पेस्ट। इन्होंने कहाँ से लिया है, टेम्पेस्ट से लिया है। टेम्पेस्ट का एक वो है, क्या बोलते हैं, डायलॉग है, नहीं सॉरी एक, हाँ डायलॉग ही है, सॉन्ग भी बोल सकते हो, जिसमें ये एरियल ने बोला है। टेम्पेस्ट का एक कैरेक्टर है एरियल, एरियल के द्वारा बोला गया है, फुल फैदम दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। मैंने पूरा इसलिए लिख दिया क्योंकि ये फेमस लाइन है और सभी को पता होगी। अगर मैं सिर्फ इतना लिखती तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाते। तो ये इसी की लाइन में इसी की लाइन में ये भी आता है, दोज आर पर्स दैट वर हिज आइज। यहाँ से ये प्रेरित हो गए। ठीक है, एरियल का ये जो सॉन्ग है यहाँ से ये टी.एस. इलियट हमारे वो प्रेरित हो गए। ये लाइन से वो प्रेरित होकर उन्होंने अपने वेस्टलैंड में इस लाइन को ले लिया। यहाँ पे भी आपको मिलेगा, इस लाइन से प्रेरित होकर वो अपने वेस्टलैंड में इस लाइन को ले लिया। तो ये क्या हो गया, हमें जब हम टी.एस. इलियट पढ़ेंगे तो हमें तुरंत किसकी याद आएगी, आपके शेक्सपियर की याद आएगी कि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, वहाँ पे ये उल्लेख मिल रहा है, यानी कि सबसे पहले शेक्सपियर ने इसका यूज़ किया। अब उसी को प्रेरित होकर टी.एस. इलियट ने अपने वेस्टलैंड में भी यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो ये हो गया रेफरेंस मिलना, उल्लेख मिलना, अल्यूज़न मिलना, इसे ही कहा जाता है अल्यूज़न। यहाँ पे जो एरियल है उन्होंने ये जो लाइनें बोली, ठीक है, एरियल जो था, जो ये लाइनें बोला था, वो क्या क्यों बोला था, क्योंकि वो जो डेथ है और परिवर्तन की ओर इशारा करता है ये लाइनें जो है। लेकिन जो आपके टी.एस. इलियट है उन्होंने ये लाइन का क्यों यूज़ किया, जो आधुनिक समाज की जो नैतिक है और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बैरननेस को दिखाती है। तो ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये एरियल की जो आपकी ये जो लाइनें हैं ये क्या दिखाती हैं, एरियल इस लाइनों में बताता है कि जो डेथ है और परिवर्तन की ओर इशारा करता है, जबकि इलियट इसे अपनी कविता में इसलिए यूज़ करते हैं वेस्टलैंड में, जो मॉडर्न समाज की गिरावट के प्रतीक के रूप में इस लाइन को यूज़ करते हैं। खैर वो किसी भी एंगल से यूज़ करें उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें ये मतलब है कि रेफरेंस देखने को मिलता है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें शेक्सपियर याद आएंगे। ठीक है, या शेक्सपियर पढ़ेंगे तो हमें टी.एस. इलियट याद आएंगे कि इस तरह उल्लेख मिलता है। यही हो गया आपका अल्यूज़न। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने ऊपर ही समझा दिया यहाँ पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई जस्ट होप कि समझ में आ गया होगा कि अल्यूज़न है क्या। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ अल्यूडेड टू इन थॉमस नैश इन लिटनी इन द टाइम ऑफ प्लेग। तो थॉमस नैश का एक वर्क है लिटनी इन टाइम ऑफ प्लेग। यहाँ पे हमें किसका अल्यूज़न मिलता है, हर कोई किसी न किसी का अल्यूज़न देगा, उल्लेख देगा, आपको याद आ ही जाएगी पढ़ के। रीडर को पहले से ही वो पढ़ा रहेगा, याद आ जाएगी, हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये कहाँ पे उल्लेख मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थॉमस नैश का लिटनी इन टाइम ऑफ प्लेग में थॉमस नैश ने किसका अल्यूज़न किया है, किसका उल्लेख दिया है, क्वीन एलिजाबेथ, हेलेन ऑफ ट्रॉय, क्लियोपैट्रा, जूलियस सीजर। तो थॉमस नैश की ये पोयम है, हेलेन ऑफ ट्रॉय का अल्यूज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हेलेन ऑफ ट्रॉय। ठीक है, याद रखना है। ये जो लिटनी इन टाइम ऑफ प्लेग है, ये जो पोयम है ये महामारी, ठीक है, महामारी के समय में समाज की स्थिति पर विचार करती है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच पोयम बाय टी.एस. इलियट कंटेन्स एन आयरोनिक अल्यूजन टू शेक्सपियर फ्रेजिंग। अब यहाँ पे बताना है कि टी.एस. इलियट की वो कौन सी पोयम है जो शेक्सपियर के फ्रेज को एक आयरोनिक अल्यूजन प्रस्तुत करती है। ठीक है, एक विडंबनात्मक अल्यूजन प्रस्तुत करता है टी.एस. इलियट की वो कौन सी पोयम है शेक्सपियर के फ्रेज को। ठीक है, शेक्सपियर की फ्रेज को मतलब उसके वाक्यांशों का एक आयरोनिक अल्यूजन प्रस्तुत करती है। मैंने अभी बताया वेस्टलैंड में आप देखोगे ना, पढ़े होंगे, शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क का अल्यूजन हमें यहाँ पे मिलता है। लाइक क्लियोपैट्रा का, एंटोनी क्लियोपैट्रा का भी मिलता है। सबसे ज़्यादा टेम्पेस्ट का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो टेम्पेस्ट से उन्होंने लिया है। हालांकि बहुत सारे वर्क से लिया है उन्होंने। अल्यूजन आपको देखने को मिलेगा, शेक्सपियर के कई वर्क का अल्यूजन है यहाँ पे वेस्टलैंड में, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके टेम्पेस्ट का। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, इलियट इस पोयम में, अपने इस वर्क में, वेस्टलैंड में शेक्सपियर की जटिलता और अर्थ को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि वो जो लाइन थी, जैसे कि ये लाइन हमने अभी पढ़ा था ना, इस लाइन में
यहाँ पे एरियल किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन इलियट यहाँ पे अपने समाज के लिए, उस समय का जो समाज रहा होगा उसके लिए यूज़ करते हैं, समाज का एक प्रतीक बना के यूज़ करते हैं। तो वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने उसी चीज़ को अलग तरीके से यूज किया, लेकिन यूज़ तो किया है वहीं से। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट शेक्सपियरियन प्ले इज अल्यूडेड टू इन टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे शेक्सपियर के वर्क का अल्यूजन आपको वेस्टलैंड में मिल जाएगा, टी.एस. इलियट ने लिया है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड में किस शेक्सपियर के प्ले का अल्यूजन किया गया है। तो टेम्पेस्ट भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, तो देखिए यहाँ पे आपके हैमलेट का भी मिलता है। ठीक है, टी.एस. इलियट के पोयम जो है द वेस्टलैंड, उसमें आपको रेफरेंस अगर देखने को मिलेगा ना शेक्सपियर के मल्टीपल प्लेस का मिलेगा। तो हैमलेट का भी मिलता है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा का मिलता है, टेम्पेस्ट का मिलता है, ये याद रख। ठीक है, तो हैमलेट में लाइन देखने को मिलती है, वो लाइन है ना, गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट गुड नाइट। तो वो रेफरेंस देखने को मिलेगा आपके वेस्टलैंड में। एंटनी क्लोपेट्रा का क्या देखने को मिलेगा, पोयम जो है इंटरवीविंग ऑफ यूरोपियन वार एंड पर्सनल कैटेस्ट्रॉफ देखने को मिलता है, जो कि सिमिलर है एनेसियन क्लैश ऑफ एम्पायर एंटनी एंड क्लोपेट्रा से। टेम्पेस्ट में मैंने बता ही दिया है, वो लाइन है, दोज आर पर्स दैट वर हिज आइज लुक, जो कि विच इज अ रेफरेंस टू अ लाइन फ्रॉम एरियल सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट। उसी तरह हैमलेट का भी है, हमने पढ़ा। तो ये तीनों आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैकबेथ नहीं है। ठीक है, तो तीनों का रेफरेंस मिलता है, अपने ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, आप पढ़ेंगे वेस्टलैंड तो ये तीनों आपको याद आएंगे प्ले कि इसका रेफरेंस कहाँ से ये लिया गया है, कहाँ का हम मतलब कहाँ का रेफरेंस हमें मिल रहा है। हु रोट द पोइट्री ऑफ एल्यूजन, ये किसने लिखा है द पोइट्री ऑफ एल्यूजन, ये बताना है। ओके, द पोइट्री ऑफ एल्यूजन किसने लिखा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका द पोइट्री ऑफ एल्यूजन है ये आपके रूबोन आ ब्रावर या जॉन होलेंडर, क्रिस्टोफर रिक्स या जोसेफ पुची, किसने लिखा है पोइट्री ऑफ एल्यूजन। तो ये याद रखना है, रूबन आ ब्रावर, रूबन आ ब्रावर, इन्होंने ही लिखा है द पोइट्री ऑफ एल्यूजन नाम की एक बुक है, जो लिटरेचर में एल्यूजन के महत्व को बताती है और उसकी भूमिका बताती है, क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका रोल है एल्यूजन का। हु ऑथर्ड द फिगर ऑफ इको अ मोड ऑफ एल्यूजन इन मिल्टन एंड आफ्टर, ये किसने लिखा है द फिगर ऑफ इको, इसके ऑथर कौन है, ऑथर कौन है द फिगर ऑफ इको अ मोड ऑफ एल्यूजन इन मिल्टन एंड आफ्टर। ठीक है, तो ये किसने की है, ये भी एक बुक ही है, तो किसने लिखा है, तो ये आपके जॉन होलेंडर ने लिखा है, ये ध्यान रखना है। ये सारा कुछ वहीं से लिया गया एम.एच. अब्राहम से, तो याद रखना है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है। एल्यूजन पूछ लेगा तो क्या पता यही सारा पूछ ले एल्यूजन का। ठीक है, तो ये याद रखना है, जॉन होलेंडर जो करके हैं, इन्होंने द फिगर ऑफ इको अ मोड ऑफ एल्यूजन इन मिल्टन एंड, अच्छा इसमें मिल्टन का भी नाम आ रहा था, ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिसमें मिल्टन और उनके बाद के, तो इस बुक में जॉन होलेंडर ने क्या लिखा है, जिसमें मिल्टन और उनके बाद के जो लिटरेरी वर्क में इको और एल्यूजन के संबंध को दिखाया गया है कि इको और एल्यूजन का जो संबंध है वो क्या है। मिल्टन और उनके बाद के जो भी मिल्टन के वर्क हैं, उनके बाद जो भी आपके लिटरेरी वर्क आते हैं, उन सब में एल्यूजन्स इम्प्लाई अ फंड ऑफ नॉलेज शेयर्ड बाय होम। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो एल्यूजन है आपका, यानी कि एल्यूजन क्या दर्शाता है, एक फंड ऑफ नॉलेज को इम्प्लाई करता है, किसके द्वारा ये शेयर करता है, जनरल पब्लिक द्वारा, ऑथर एंड द ऑडियंस की, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स की, क्रिटिक एंड रिव्यूवर्स। एल्यूजन क्या दर्शाता है, तो एल्यूजन वह नॉलेज है जो राइटर और रीडर के बीच साझा होता है, किसके बीच, राइटर एंड रीडर के बीच साझा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो राइटर है वो किसी ऐतिहासिक या कोई हिस्टोरिकल हो गया, यानी कि किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक या कोई लिटरेरी रेफरेंस का उल्लेख करता है, जिसे रीडर आसानी से समझ सकता है। हम वेस्टलैंड जब पढ़ेंगे तो जब वहाँ पे टी.एस. इलियट ने उठा के रख दिया है, क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट का रेफरेंस दे दिया है, मिल्टन का रेफरेंस दे दिया है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा का, तो हम आसानी से समझ जा रहे हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने टेम्पेस्ट को पढ़ लिया है, तो उसके बाद हम टी.एस. इलियट पढ़ रहे हैं, तो हमको आसानी से समझ में आ जा रहा है। एल्यूजन का यूज़ इसलिए भी किया जाता है। ठीक है, राइटर और आपके जो रीडर हैं या ऑडियंस भी बोल सकते हैं, उनके बीच एक साझा होता है, द ऑथर एंड द ऑडियंस, यहाँ पे रीडर भी आ सकता है। ठीक है, तो जिसमें राइटर किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या लिटरेरी रेफरेंस का उल्लेख करता है, जिसे रीडर आसानी से ईजिली समझ सकता है।
नेक्स्ट पे आएंगे, इन एस्ट्रोफल एंड स्टेला हु हैड मैरिड द स्टेला ऑफ द सोनेट्स। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आ गया, खैर देखेंगे। एस्ट्रोफल एंड स्टेला में स्टेला किससे शादी करती है इस सोनेट में? एस्ट्रोफल एंड स्टेला में स्टेला से शादी किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किसने की थी? सर फिलिप सिडनी तो इन्होंने तो लिखा ही था, ये नहीं होंगे। लॉर्ड रॉबर्ट रिच होंगे, इन्होंने ही शादी की थी स्टेला से। ठीक है, जो एस्ट्रोफल एंड स्टेला के साथ एक सच्चे प्रेमी की भूमिका में दिखाए गए थे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, विच मॉडर्न ऑथर्स इंक्लूड स्पेशलाइज्ड एल्यूजन्स इन दियर वर्क्स। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन से वो मॉडर्न राइटर, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन से वो मॉडर्न लेखक हैं, कौन से वो मॉडर्न ऑथर हैं जो अपने वर्क में एक स्पेशलाइज्ड एल्यूजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड एल्यूजन का कौन से वो हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है जेम्स जॉयस हो गए, एजरा पाउंड हो गए और टी.एस. एलियट हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का एल्यूजन ये यूज़ करते हैं। इन्होंने अपने वर्क में कई विशेष लिटरेरी और सांस्कृतिक यानी कि साहित्यिक और सांस्कृतिक एल्यूजन का यूज़ किया है। और इन राइटर को अगर वर्क में देखा जाए तो गहरे संदर्भ और व्यापक अर्थ भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इंक्लूड्स लिटरेरी इकोज एंड एल्यूजन एज वन ऑफ द मेनी वेज इन विच एनी टेक्स्ट इज इंटरवोवन विद अदर टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस शब्द में, किस टर्म में एक लिटरेरी इकोज यानी कि साहित्यिक गूढ़ता एंड एल्यूजन का इंक्लूड है मतलब समावेश होता है। किस शब्द में ये दोनों मिल जाएंगे, लिटरेरी इकोज भी मिल जाएंगे, एल्यूजन भी मिल जाएगा, यानी कि साहित्यिक जो गूढ़ता होती है और एल्यूजन का समावेश होता है किस शब्द में? ठीक है, वन ऑफ मेनी वेज इन विच इन एनी टेक्स्ट इज इंटरवोवन विद अदर टेक्स्ट। तो इंटरटेक्सुअलिटी है कि डिकंस्ट्रक्शन है कि स्ट्रक्चरलिज्म है कि पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो आपका इंटरटेक्सुअलिटी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, इंटरटेक्सुअलिटी। ओके, ये जो इंटरटेक्सुअलिटी शब्द में आपकी लिटरेरी इकोज भी और एल्यूजन का दोनों ही इंक्लूडेड है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी साहित्यिक वर्क में, कोई लिटरेरी वर्क में अन्य वर्क का दूसरे वर्क का संदर्भ या आदान प्रदान होता है। इसका भी मतलब वही होता है इंटरटेक्सुअलिटी का भी, यानी कि इसमें भी लिटरेरी इकोज और एल्यूजन दोनों का समावेश मिलेगा। जिसका मतलब ये होता है कि कोई लिटरेरी वर्क में दूसरे वर्क का आपको संदर्भ मिल जाना या आदान प्रदान करना। दिमाग में आप रख लीजिएगा, मिल्टन को, एलिग्रो देख लीजिएगा, बहुत एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। हु ऑथर द फुल नोइंग रीडर, एल्यूजन एंड द पावर ऑफ रीडर इन वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके ऑथर कौन है, द फुल नोइंग रीडर, एल्यूजन एंड द पावर ऑफ रीडर इन वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन। इसके फुल ऑथर कौन, मतलब इसके ऑथर कौन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किसने इसकी रचना की है? तो ये जो बुक है ना, ये बुक है एक द फुल नोइंग रीडर, ये आपका जोसेफ पुची का है। ठीक है, इन्हीं का वर्क है ये। और जो कि एल्यूजन एंड द पावर ऑफ रीडर, एल्यूजन और जो रीडर का पावर है वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन में, वो दिखाया है इसमें इन्होंने। ठीक है, जिसमें पश्चिमी साहित्य में यानी कि जो आपकी वेस्टर्न लिटरेरी में एल्यूजन के प्रभाव और रीडर की भूमिका पर अच्छे से इन्होंने चर्चा की है, डिस्कस किया है इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो वर्क है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लिटरेरी एल्यूजन। तो लिटरेरी एल्यूजन का मेन पर्पस क्या होता है? रीडर को कंफ्यूज करना होता है कि टू इलिस्ट्रेट एंड इनहेंस अ सब्जेक्ट की लेन देन द टेक्स्ट की सिंप्लीफाई द मैसेज। तो लिटरेरी जो एल्यूजन है उसका मेन पर्पज क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इनका मेन पर्पज क्या होता है, जो सब्जेक्ट है ना उसको इलिस्ट्रेट कर देना, थोड़ा सा इनहेंस करके बताना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य है, जो लिटरेरी एल्यूजन का मुख्य उद्देश्य है किसी विषय को ना स्पष्ट करना या बढ़ाना होता है। यानी कि कोई पोइट्री हो गई चाहे प्रोज हो गया, उसके संदर्भ देने के लिए उपयोग किया जाता है। पोइट्री या प्रोज में उसके रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, जिससे रीडर को एक क्या बोल सकते हैं, जिससे रीडर को ना अतिरिक्त जानकारी मिले और भावनात्मक गहराई मिलती है। ठीक है, लिटरेरी एल्यूजन का ये मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ को स्पष्ट कर देना, बढ़ा देना, इनहेंस कर देना, जिससे रीडर आसानी से रीडर को एक फर्दर नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड एल्यूजन। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेशलाइज्ड एल्यूजन का उदाहरण है, यानी कि विशिष्ट एल्यूजन का उदाहरण है, ये बताना है। अ रेफरेंस इन अ पॉपुलर मूवी,
या फिर अ पनिंग अल्यूजन आइडेंटिफिएबल ओनली बाय इंटीमेट्स, अ मेंशन ऑफ कॉमन हिस्टोरिकल इवेंट, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेल नोन लैंडमार्क, ये बताना है। देखिए जो आपकी स्पेशलाइज्ड अल्यूजन है ना, इसका एग्जांपल अब पनिंग अल्यूजन हो जाएगा। अल्यूजन आइडेंटिफिएबल ओनली बाय इंटीमेट, पनिंग अल्यूजन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जो आपका स्पेशलाइज्ड अल्यूजन का ये उदाहरण है। हंसी मजाक का रेफरेंस, जो केवल करीबी दोस्तों द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना। हंसी मजाक का जो आपका संदर्भ मिल जाए, रेफरेंस मिल जाए, वो आपका एक स्पेशलाइज्ड अल्यूजन है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। इन विच वर्क डज सर फिलिप सिडनी यूज पनिंग अल्यूजन, तो सर फिलिप सिडनी ने अपने किस वर्क में पनिंग अल्यूजन का यूज़ किया है। पनिंग अल्यूजन शब्दों का खेल होता है, ठीक है, जहाँ पे दो अर्थ निकलेंगे वही होता है पनिंग अल्यूजन। ओके ओके, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन, तो किसका है, ये तो स्पेंसर का है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सर फिलिप सिडनी का पूछा है। यूटोपिया थॉमस मूर का है। कैंटरबरी टेल्स किसका है, जेफरी चौसर का है। बचा क्या, बी है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। एस्ट्रोफल एंड स्टेला में ही इन्होंने पनिंग अल्यूजन का यूज़ किया है, जिसमें शब्दों का खेल होता है और उसके दोहरे अर्थ होते हैं, उसे ही कहा जाता है पनिंग अल्यूजन। पन आपने पढ़ा है ना, अ प्ले ऑन वर्ड्स, वही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था आज का। विच लिटरेरी डिवाइस इज इंक्लूडेड इन द करंट टर्म इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी के अंतर्गत कौन सा लिटरेरी डिवाइस शामिल होता है, अभी हमने पढ़ा ऊपर। इसमें आपके कौन सा लिटरेरी डिवाइस शामिल होता है इंटरटेक्चुअलिटी। एक तो आपका लिटरेरी इकोज होता है, एक आपका अल्यूजन होता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में अल्यूजन है, अल्यूजन पे जाएंगे हम, ठीक है। अल्यूजन जो है वो इंटरटेक्चुअलिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटरटेक्चुअलिटी का ही पार्ट है ये अल्यूजन, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक वर्क में, यानी कि इसमें क्या होता है, एक वर्क में अन्य वर्क के रेफरेंस का उपयोग किया जाता है, जो उसे एक गहरा और एक संदर्भात्मक अर्थ प्रदान करता है। तो अल्यूजन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, अलिट्रेशन पढ़ा, असोनेंस पढ़ा और कॉन्सोनेंस पढ़ा और अल्यूजन पढ़ा। 4 टर्म को इसमें हमने कर लिया है ना, क्वेश्चन के थ्रू। कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ देती हूँ, व्हाट्सअप पे नहीं देती हूँ। व्हाट्सअप पे क्विज़ वगैरह होती है तो वहाँ पे आपस में ही करते हैं एस्पिरेंट, मैं क्विज़ देती नहीं, आपस में ही करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पर जुड़ने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएगा, व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइएगा, ओके। और पेड पीडीएफ के लिए, पेड पीडीएफ अगर लेना है तो मेरी पेड पीडीएफ है, तो इस नंबर पे, ओके। पेड पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली टेक्स्ट करेंगे, ओके। और ये वाली यूट्यूब वाली पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक तो करा करिए और शेयर करा करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह हम सारे टर्म्स को कवर कर लेंगे क्वेश्चन के थ्रू एमएच अब्राहम से। आपने थियरी बहुत पढ़ ली होगी, थियरी आप जाके देखो, यूट्यूब पे बहुत पढ़ी है, सर्च मारोगे ना एमएच अब्राहम थियरी, ढेर सारी आ जाएगी। थियरी बहुत पढ़ ली है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। थियरी तो आपने पढ़ी ली होगी तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अपना क्लियर करिए यहाँ पे, कितना आपने समझा कितना नहीं समझा। और इसमें मैं व्याख्या भी कर रही हूँ, समझाती चल रही हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाते चली जा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर समझाती भी जा रही हूँ, क्या चीज़ क्या है, ठीक है। अब मैंने अच्छे से समझाया है, नहीं समझ में आएगा तभी बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।